जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो हम जो है अपना कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का। तो हमारी कल तक की डिस्कशन में से आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज वो पूछ लें, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ। अदरवाइज जो हमारी अदर फर्दर सिचुएशंस वगैरह हैं, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम ग्रुप क्लास में कोई हैं काफी सारे स्टूडेंट। तो दो 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 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाकी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सब पार्टिसिपेट किया करें, तो इट्स योर बेनिफिट, ठीक है जी। अच्छा जी, आज जो हमने डिस्कस करा, कल हमने कुछ काफी सारी सिचुएशन को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ऑडिट क्लाइंट एंड फर्म के दरमियान कोई लिटिगेशन चल रही है, दोनों ने एक दूसरे को कोई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं, ठीक, कोई 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 भी केस हो सकता है। तो क्या उस केस में आप उस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप उस केस में उस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं तो क्या जो है कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने क्या फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका और क्लाइंट का आपस में केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आपका जो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट है। तो अगर आपकी फेवर में है तो मतलब उसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर आपके अगेंस्ट है तो वो जो आप वहां पे इंटिमिडेशन भी हो सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या गाइड करता है, हम वो डिस्कस करेंगे। लिटिगेशन could represent a breakdown of trust in the relationship between the auditor and client, ठीक है। इसमें ना क्लाइंट को ऑडिटर पर ट्रस्ट होगा, ना ट्रस्ट ऑडिटर को क्लाइंट पर ट्रस्ट होगा, ठीक है। उसमें दिस में अफेक्ट द impartiality of the auditor and lead to a reluctance of management to disclose relevant information, ठीक है। इस केस में पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट ऑडिटर्स को बहुत बहुत सारी बातें बताए नहीं। क्यों नहीं बताएगी? कि पॉसिबिलिटी है कि ऑडिटर में भी उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के अगेंस्ट कोर्ट में यूज कर ले, खुद को डिफेंड करने के लिए, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस सिचुएशन हमारी ये हो गई, थ्रेट आ गया। अब हमने जो बे चीज मैटर करती है, अगर वो सिचुएशन मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो फिर मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? कंप्रोमाइज होती है। अगर वो चीज है ही इनसिग्निफिकेंट, फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, ठीक है ना। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर मैंने क्या करना है? कोई सेफ गार्ड्स अप्लाई करके क्या करना है? मैंने उस मटेरियल को, उस सिचुएशन को रिड्यूस करना है एक्सेप्टेबल लेवल तक, या मैंने उस सिचुएशन को, उस थ्रेट को बिल्कुल ही क्या करना है? रिमूव करना है। अगर मैं सारे सेफ गार्ड्स टेस्ट करने के बाद भी उस सिचुएशन में उस थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर पा रहा एक्सेप्टेबल लेवल तक, या मैं उस सिचुएशन को, उस थ्रेट को रिमूव नहीं कर पा रहा, तो उस केस में मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी और मेरी कंप्रोमाइज ना हो, इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है जी। अब इस केस में मटेरियलिटी ऑफ लिटिगेशन जो है, मतलब जो मैटर उसमें इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, वो कितना मटेरियल है दोनों पार्टीज के लिए। अगर दोनों पार्टीज के लिए वो इमटेरियल है, ठीक है, या वो कोई ऐसा मैटर है जो किसी प्रीवियस एश्योरेंस एंगेजमेंट से लिंक कर रहा है, या वो किसी ऐसे मैटर के रिलेटेड है जो समहाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एफएस को इम्पैक्ट कर रही है, तो मेरा फिर वहां पर क्या हो जाएगा? थ्रेट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब उस केस में आपने क्या करना है? इट मे बी पॉसिबल टू कंटिन्यू अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट बाय डिस्कसिंग द मैटर विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ बैठोगे, बोलोगे जी हमारा ऑलरेडी ये वाला मसला चल रहा है, तो हमारा इस मसले की वजह से ना, जो हमारा अभी रिलेशनशिप है, हम जो एक बिजनेस करने जा रहे हैं, इस पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर जी? देन इफ द लिटिगेशन इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल, अगर क्लाइंट ने किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस किया हुआ है, या डायरेक्टर के अगेंस्ट केस किया हुआ है, या पुराने लास्ट एश्योरेंस एंगेजमेंट के मैनेजर के अगेंस्ट केस किया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सिंपली उस इंडिविजुअल को अपनी टीम से रिमूव कर दोगे, बात खत्म। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसका जिसके अगेंस्ट केस है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, मतलब उसको आप टीम से रिमूव कर दो। अगर आपका जो काम, क्या कहते हैं, अगर जो आपका जो केस है वो फर्म के इटसेल्फ, फर्म के अगेंस्ट है, फर्म एज ए होल, तो वहां पर जो आपका जो थ्रेट है थोड़ा सा हाई हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उस केस में आपको फिर मिल बैठ के बात को तय करना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड। अब उस केस में आप क्या करोगे? हमेशा जब भी रिस्क हाई होगा और आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही होगी, एंड आपको पता है कि आप मतलब फिर भी काम सही प्रोफेशनली करोगे,
बट थर्ड पार्टी को ये प्रूव करने के लिए कि आपने प्रोफेशनल हो गए रह के काम किया है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज नहीं हुई थी, आप फिर क्या करोगे, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को हायर करके उससे अपना क्या करोगे, काम को रिव्यू करवा लोगे। अंडरस्टूड जी। इफ एडिक्वेट safeguards कैन नॉट बी implemented, द फर्म मस्ट withdraw फ्रॉम और डिक्लाइन द एंगेजमेंट। ठीक है। जब तक आपका जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं आ जाता या इनसिग्निफिकेंट नहीं बन जाता, तब तक आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज्ड रहेगी। एंड ऑब्जेक्ट कंप्रोमाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस के साथ आप अश्योरेंस एंगेजमेंट की रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकते। आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि आप, अगर आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है एंड रिस्क बाद में अराइज हुआ है, तो आप क्या कर लोगे, विड्रॉ कर लोगे। अगर आपने अभी एक्सेप्ट नहीं की, आप ये प्री एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने लीगल स्टेटस चेक किया, आप अब क्या कर रहे हो, एथिकल एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो। अगर आपने उस पॉइंट पे ये आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप फिर क्या कर लोगे, रिफ्यूज कर लोगे, जनाब मैं ये एक्सेप्टेंस को, सॉरी ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर जी, ये वाला पॉइंट लग रहा है क्लियर है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पहले डिस्कस किया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अब हमारे पास है फेमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है। जब आपकी मींस फर्म की ऑडिट टीम के किसी भी मेंबर की, क्लाइंट के किसी भी मेंबर क्लाइंट के साथ जो हेलो है काफी ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब आपकी फ्रैंकनेस बढ़ जाए, आप अच्छे दोस्त बनना स्टार्ट हो जाए, तब जो है आप, अब हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कहते हैं कि जनाब जो ऑडिटर का जो क्या, ऑडिटर ने क्या रहना है, थ्रू आउट द ऑडिट स्केप्टिकल रहना है। इसको हम कैसे, ये बहुत टर्म यूज होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ऑडिट के अंदर, कि आपका माइंड हर टाइम क्वेश्चनिंग रहना चाहिए, और क्लाइंट आपको जो भी आकर दे, आपको एक डॉक्यूमेंट लाकर दे रहा है, आप देखेंगे ये फेक हो सकता है, ये इन्होंने फेक बनाया होगा, बोगस बनाया होगा, इन्होंने कोई मिस स्टेटमेंट है, कुछ छुपा रहे हैं हर वक्त, मतलब आपने ना माइंड में नेगेटिविटी नेगेटिविटी लेकर चलना है, कोई ना कोई मसला है। अगर आपको जेईज उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, सेल्स रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, आप बोलो ये फेक है, आपके मन माइंड में चीजें आनी चाहिए, आप उनसे क्या मांगो, ताकि आपको जो आपको आपको वो जो भी चीज दें बताएं, आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उनके जवाब से क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, जब तक आपको पूरी तसल्ली ना हो जाए। ये आपका है स्केप्टिकल माइंड, ये आपसे रिक्वायर करते हैं आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर आप जाएं क्लाइंट पे, आप लगातार 3 साल क्लाइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो पिछले 2 साल उन्होंने आपने पूरी क्वेश्चन माइंड किया, मुहौशा बना के रखा, चीजें पूछी, चीजें रिव्यू की, इस साल आप गए, आपने कहा मैनेजर पुराना है, ठीक है यार काम ठीक करता रहा है, आपको जो ला कर दे रहा है ना, आप क्या कर रहे हो, बगैर क्वेश्चन पूछे, बगैर क्रॉस वेरीफाई किए, कुछ किए, आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हो। अब यहाँ पर आप स्केप्टिकल नहीं रह रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपकी एथिकल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस आपकी नहीं हो रही, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस यहाँ पर आपकी नहीं हो रही। तो फेमिलियरिटी थ्रेफ्ट की वजह से इनडायरेक्टली आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो समहाउ जो है आपकी यहाँ पर जो कंप्रोमाइज हो रही है, बायसनेस हो रही है, आपकी जो है इन्फ्लुएंस आपका किस चीज का आ रहा है, आपके रिलेशनशिप का आपके ऊपर क्या आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, उस इस थ्रेट को हम क्या कहते हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट है। इसमें भी डिफरेंट सिचुएशन अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली जो सिचुएशन यहाँ पर है वो है लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल। ठीक है, लॉन्ग से सीनियर पर्सन, क्योंकि सीनियर पर्सन वो बंदा है जो आपके ऑडिट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं एज ए ऑडिट जूनियर गया हूँ, ठीक है, तो मैं कितना इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे काम को मेरे सीनियर ने भी रिव्यू करना है, ऑडिट सुपरवाइजर ने भी रिव्यू करना है, और ऑडिट मैनेजर ने भी रिव्यू करना है, एंड फिर अल्टीमेटली डायरेक्टर एंड क्या करना है, किसने रिव्यू करना है, ऑडिट पार्टनर ने भी रिव्यू करना है, क्योंकि मुझ पर उनको यकीन ही नहीं आएगा, भाई नया बंदा आया हुआ है, नया नया उसने ऑडिट पढ़ा है, उसको क्या पता क्या करना है। हाँ, अगर ऑडिट मैनेजर का कोई ऐसा हिसाब किताब है, तो उसकी बातों पे डायरेक्टर रिलाय करेगा, आपकी हर बात पे बोलेगा मुझे एविडेंस दिखाओ, आपने कहाँ से इकट्ठा किया है। बट अगर ऑडिट मैनेजर एक बात बोल रहा होगा, तो ऑडिट पार्टनर, ऑडिट डायरेक्टर उस पर रिलाय करेगा, उसे क्रॉस क्वेश्चन बहुत कम करेगा, या एविडेंस नहीं मांगेगा, वो ये बिलीव करेगा कि ये बंदा काबिल है, इतने 8-10 साल लगाए हैं, मैनेजर बना बैठा है, इसको पता है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो वहां अगर ऐसा कोई बंदा अपनी सलाम दुआ की वजह से, फ्रैंकनेस की वजह से, मतलब डिटेल में नहीं जा रहा, तो वहां पर जो है आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत जा सकती है। ठीक है।
आप मे बी मिस स्टेटमेंट्स हो, आपने क्रॉस चेक नहीं किया हो, आपने फेक एक चीज एक्सेप्ट कर ली हो, फिर मसला बन सकता है। इसलिए ये बात क्या किसकी हो रही है? लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल। जी, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल इन एन एंगेजमेंट टीम ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ये पहले साल नहीं होगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है, दूसरे साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों बंदे कितने सोशल हैं। ठीक है, कुछ लोग तो हफ्ते के बाद जाके अपनी जारी बना लेते हैं क्लाइंट्स के साथ। जी, and period may cause the auditor to become too trusting, less skeptical of the client. अंडरस्टूड जी? लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स गोइंग अनडिटेक्टेड पॉसिबिलिटी है जी कि आप जब टू मच आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, जब आप दोस्ती जारी में चले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चन न करेंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता, आप दोस्त है अपना, ठीक है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी मिस स्टेटमेंट्स आप डिटेक्ट भी ना कर पाओ। मतलब आप जब जी क्वेश्चन नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, आपके पास आपस में चीजें क्रॉस लिंक नहीं होंगी, तो आपकी जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो वहां पर रह जाएंगी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर जी अभी तक यहां तक? जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अल्टीमेटली जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है उस पर आती है। ठीक है, फिर फर्दर जो इंटरनली जो फर्म है वो अपने उस रेलेवेंट स्टाफ के अगेंस्ट क्या कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकती है। क्लाइंट को, थर्ड पार्टी को कौन रिस्पॉन्सिबल है? द साइनिंग अथॉरिटी, जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है। हाँ, फिर जो फर्म है, जो पार्टनर जिसने जो साइनिंग अथॉरिटी थी, उसके अंडर वो बंदे काम कर रहे थे, वो उनको सैलरी दे रहा था, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म प्रोफेशनली एंड कंप्लाई विद ऑल द एथिकल एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फिर वो उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं फर्म की उनके हिसाब से, या उनको कोर्ट में भी लेके जा सकता है। अंडरस्टूड जी? क्लाइंट को एंड थर्ड पार्टीज को कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका पार्टनर, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, जो जो रिपोर्ट को साइन कर रहा होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपका यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी इन्वॉल्व होता है। क्यों जी? कि मे बी अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन पूछे, आपको जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है, 3 साल की जो आपकी फ्रेंडशिप है, मे बी वो चली जाए। अंडरस्टूड जी? अब यहाँ पर जो है इंडिविजुअल इंडिविजुअल द फर्म शुड कंसिडर, अब यहाँ पर फर्म को क्या करना चाहिए इंडिविजुअल के उस रिलेशनशिप को काम करने के लिए? वो असेस करे, वो कंसिडर करे कि आपका जो क्लाइंट इंडिविजुअल है, वो फर्म एक किसी क्लाइंट पर कितने अरसे से जा रहा है या क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है, और जो वो कितने अरसे, अब सपोज ऑडिट टीम का हेड मेंबर उनका कनेक्शन अच्छा हो गया है, तो वो खुद को चेक करेगा कि उसका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है या नहीं है। जी बिल्कुल, हमें यहाँ पर एथिकल स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि अगर एक एंगेजमेंट पार्टनर है, वो एक क्लाइंट का कितने साल तक ऑडिट कर सकता है, और उतने साल के बाद वो पार्टनर और पार्टनर नहीं रहेगा। जब पार्टनर को ये रोक रहे हैं, बाकी तो फिर बात की बातें है ना। जी, शक से देखना, जो भी ला के दें, आपने कहना ये गलत है, सवाल पूछो, क्रॉस वेरीफाई करो, एविडेंस मांगो, जो भी आगे बोला। अब ये आपका क्या है? स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, शक की दिमाग। ठीक है जी? जी बिल्कुल, उसने देखिए थ्रू आउट द ऑडिट आपने अपनी इंडिपेंडेंस को चेक करना है, कंप्रोमाइज कहीं पे हो तो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, कहीं पे भी मसला आ रहा है तो वो आपने उसको एड्रेस करना है। अंडरस्टूड जी? अच्छा, जी ये जो आपके कुछ फैक्टर्स हैं, आप जहाँ पे जो आपने मेंशन होते हैं, अब जो है इन रिलेशन टू द ऑडिट क्लाइंट, द फर्म शुड कंसिडर वेदर द कंप्लेंट हैज चेंज, मतलब आपको सब्जेक्ट मैटर है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है क्या वो चेंज हुई है कि नहीं हुई। वेदर द क्लाइंट्स मैनेजमेंट टीम हैज चेंज, अगर प्रीवियस जो मैनेजमेंट थी वो और थी, जो पहले फाइनेंस मैनेजर लास्ट ईयर था, जो लास्ट 3 साल जो फाइनेंस मैनेजर था, जो सीएफओ था, वो और था, इस साल और है, तो तब उस केस में अगर आपका बंदा 10वें साल भी चला जाए, तो यहाँ पर फेमिलियरिटी खत्म हो गई है। जिस बंदे के साथ आपकी दोस्ती जारी थी, अब वो कंपनी में है ही नहीं, क्लाइंट में है ही नहीं। ठीक है, अब क्लाइंट में जो बंदा बैठा है वो बिल्कुल न्यू है, तो आप उसके साथ पूरा ऑडिटर बन के बात करोगे। अंडरस्टूड जी? द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन मींस आपने जब ये चीज कंसिडर करनी है कि क्या यहाँ पर थ्रेट है कि नहीं है, आपकी एसोसिएशन जो है वो आपकी जो है ऑडिट ऑब्जेक्टिविटी को क्या वो अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो तब आपने ये कंसिडर करना है कि क्या जो बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, क्या वो भी जो आप जिनके साथ आपकी दोस्ती जारी है, क्या अभी भी वो वहां पर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। ठीक है, अगर बैठे भी हैं तो क्या उनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो आपकी एफएस को इन्फ्लुएंस कर सके।
अंडरस्टूड जी। जी अब यहाँ पर सेफगार्ड्स क्या है, यहाँ पर आपके पास सेफगार्ड्स क्या है। जिस पर्सन की आपकी टीम में से लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, सिंपली क्या करो, आप उस बंदे को रिमूव कर दो, टीम से निकाल दो, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन। चेंज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल और द नेचर ऑफ द टास्क दे परफॉर्म। तो पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट में से पर्सन्स को डिफरेंट एरियाज असाइन किए जाते हैं। कुछ पेरोल में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एपी में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एआर में मीन अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, एंड एआर मीन अकाउंट्स रिसीवेबल, एआर में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ आपके जो है एपी मैनेजर होते हैं, कुछ आपके एआर मैनेजर होते हैं, कुछ आपके ट्रेजरी मैनेजर होते हैं, कुछ आपके जस्ट फिक्स एसेट्स को देख रहे होते हैं। अगर जाहिर सी बात है, आपकी पूरी मैनेजमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं होगी ना, आपकी किसी एक बंदे से दोस्ती जारी होगी, तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को वो वाला रोल ही नहीं देना, उस डिपार्टमेंट को, उस एरिया का रोल ही नहीं देना जिस डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ उसकी क्या है, एसोसिएशन है, एफिलिएशन है। अंडरस्टूड जी। जब आप एक, अगर मैं गया हूँ ऑडिट क्लाइंट पे, मेरी जो हेलो आई है वो पेरोल मैनेजर के साथ है। अब मेरा जो सीनियर है वो क्या करेगा, मुझे पेरोल का एरिया नहीं देगा, मुझे वो दे देगा एआर साइड, एपी साइड, ठीक है, रेवेन्यू साइड, कुछ भी दे देगा, वो नहीं देगा। अब यहाँ पर मेरी जो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती थी, वो यहाँ पर नहीं होगी। फिर क्या होगा, आप जो है हैव एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट मेंबर ऑफ ए टीम, ताकि उसका वो वर्क क्या कर ले, रिव्यू कर ले। यहाँ पर मेंबर ऑफ द फर्म हो सकता है, कोई और बंदा हो सकता है फर्म का, बट उस ऑडिट टीम का वो मेंबर नहीं होना चाहिए जो बंदा रिव्यू कर रहा है। परफॉर्म रेगुलर इंडिपेंडेंट इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज ऑफ द एंगेजमेंट। एक है कि आप प्लान रिव्यू करो, ठीक है, उसके बाद एक है कि आप सडन ड्यूरिंग द ऑडिट आप किसी दिन भी क्या कर सकते हो, उनके काम को रिव्यू कर सकते हो, आप चीजों को चेक कर सकते हो। इसमें आप इंटरनली भी रिव्यू करा सकते हो, आप एक्सटर्नली भी रिव्यू करा सकते हो। इसमें फिर क्या होगा, आपकी जो है क्वालिटी वो कंप्रोमाइज नहीं होगी, जो रेलेवेंट पर्सन होगा वो भी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। अंडरस्टूड। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो आपको पूरा क्या कहते हैं सिनेरियो है, ये इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से है, लिस्टेड कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के केस में आपके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो आपको थोड़ा सा डिटेल गाइड करते हैं कि अगर आपका क्लाइंट जो है, कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, तो उसका ऑडिट जो है कैसे होगा, एंड कौन सा बंदा कितने अरसे तक, कितने सालों तक क्लाइंट का ऑडिट कर सकता है या एंगेजमेंट पार्टनर साइन कर सकता है। ठीक है जी। अब हम तीन पहले चीजें डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका एंगेजमेंट पार्टनर, एक होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, ठीक है, क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, सॉरी, क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू पार्टनर। एक होता है आपका तीसरा की ऑडिट पार्टनर। तो आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, ये वो पर्सन है जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है, मतलब जिसके नाम का पूरा, जो आपका एंगेजमेंट लेटर साइन करता है, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है, आपका कौन होता है, एंगेजमेंट पार्टनर होता है। ये आपका वो पर्सन है, जब आपका पूरा ऑडिट हो जाता है तो उस केस में फर्म की पॉलिसी है कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर्स में से एक बंदा इस पूरे कंप्लीट किए हुए ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा। क्वालिटी रिव्यू के क्या मतलब, जो ऑडिट कंप्लीट हुआ है, ये होता है रिपोर्ट साइन करने से पहले, ठीक है, कि क्या जिन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया है, क्या ये एथिकल स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, क्या ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, जहां पर लोकल लॉज ऑडिटर्स अगर कुछ रिक्वायर करते हैं तो क्या ये सारी कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई, जो जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने करनी थी ऑडिट एज ए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्या सारी कंप्लीट है कि नहीं है, जो मेरा एंगेजमेंट पार्टनर ओपिनियन देना चाह रहा है रिपोर्ट ऑडिट के ऊपर, क्या वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये कौन आप कौन कर रहा होता है, क्वालिटी रिव्यू पार्टनर कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वालिटी रिव्यू पार्टनर है। तीसरा पार्टनर कौन सा है, ये की ऑडिट पार्टनर है, ये ना तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर होता है, ठीक है, ना ये आपका क्वालिटी रिव्यू पार्टनर होता है, बट ये आपकी एंगेजमेंट में मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एंगेजमेंट में ये बंदा मटेरियल सिग्निफिकेंट अकाउंटेंट जजमेंट्स के ऊपर आपको ओपिनियन दे रहा हो, आपको एडवाइस कर रहा हो, आपको मतलब गाइड कर रहा हो,
पॉसिबिलिटी है कि ये आपको मतलब सिग्निफिकेंट टैक्स मैटर्स के ऊपर एडवाइस कर रहा हो, गाइड कर रहा हो, मतलब ये आपका इसका भी की रोल है आपकी इस एंगेजमेंट के अंदर। बट ये एज ए ऑडिट टीम मेंबर होता है, सम आपके टीम पार्ट होता है, बट ये आपकी रिपोर्ट साइन नहीं करता। अंडरस्टूड जी? ये तीन टर्म्स आपको अभी समझ आ गई हैं, क्योंकि अब आगे जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अंडरस्टैंड करना। अगर कोई कंफ्यूजन मुझे बता दें, फिर जो है मैं इसको दोबारा। EQR या क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, और QRP? EQR किधर लिखा हुआ है? अच्छा, दिस वन EQR, अच्छा एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, सेम थिंग। देखें, फर्म का पार्टनर होता है, ठीक है। अब फर्म देख, जो मेन पर्पस क्या है, मेरा बिजनेस है, अब मेरे ऊपर बहुत सारे लॉज की रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे आपका स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज भी देख रहा है, मुझे आपका जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है वो भी देख रहा है, मुझे आपकी जो SCCP है पाकिस्तान की वो भी देख रही है, ठीक है। और मुझे जो मेरा अपनी बॉडी है ICAP या ACC, मुझे वो भी देख रहा है। जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स की मेरे ऊपर नजरें हैं, तो इट मेरे लिए मस्ट है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि मेरा सारी कंप्लायंसेस हों। कहीं पे फ्यूचर में जाकर कंपनी का कोई मसला बनता है, तो वहां पर मेरे ऊपर सवाल ना है कि मैंने ऑडिट गलत किया था। मैंने क्या करना है, इसीलिए जो जो भी बड़ी फर्म्स होती हैं जो लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करती हैं, उनके अपना इंटरनल क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट होता है, फर्म्स का इंटरनली डिपार्टमेंट होता है। जब एक पार्टनर या एक ऑडिट टीम एक क्लाइंट का, लेट्स सपोज MCB बैंक का, ठीक है, वो ऑडिट कंप्लीट कर लेती है, तो रिपोर्ट साइन करने से पहले उनका अपना इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी रिव्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करता है, एंगेजमेंट का क्वालिटी रिव्यू करता है। उस क्वालिटी रिव्यू के लिए फर्म में से एक पार्टनर असाइंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, ठीक है। तो वो पूरे किए हुए ऑडिट को दोबारा आपका ऑडिट परफॉर्म करता है, आपके किए हुए ऑडिट को ऑडिट कर रहा होता है। उस पे अपने वो रिमार्क्स देता है कि हाँ जी, आपको जहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए थी आपने नहीं की। फिर एंगेजमेंट टीम क्या करती है, वो सारे मिसिंग पॉइंट्स को एड्रेस करती है। वो जहाँ पे एविडेंस मिसिंग होते हैं वो एविडेंस ऑब्टेन करती है, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करती है। अगर वो रिकमेंड करे क्वालिटी कंट्रोल टीम या पार्टनर या रिव्यू पार्टनर कि यहाँ आप ये प्रोसीजर्स लगाओ, तो एंगेजमेंट टीम वो प्रोसीजर्स भी लगाएगी। जब वो सारी रिकमेंडेशन पूरी करेगी, मतलब आपका जो आप क्वालिटी रिव्यू है वो आप जो सारे क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं, फिर आप क्या करते हो, ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हो। अब क्लियर है जी? जी डन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कि ऑडिट पार्टनर या एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा जी, वो पार्टनर है जो ना तो एंगेजमेंट पार्टनर है ना क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, बट ये फर्म में पार्टनर है और आपकी इस एंगेजमेंट में सम हो सिग्निफिकेंट, इट्स फाइन, इट्स फाइन, समहाउ आपकी जो है एंगेजमेंट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। या तो आपके एंगेजमेंट पार्टनर को कुछ मैटर्स पे एडवाइस कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से आपकी ऑडिट एंगेजमेंट में जो एंगेज्ड है, इन्वॉल्व है पार्टनर फर्म का, वो आपका है की ऑडिट पार्टनर, ठीक है। अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होना चाहिए, एंड आपका वो क्वालिटी रिव्यू पार्टनर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड जी? क्योंकि वो दोनों हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि आपका जो एक लिस्टेड क्लाइंट है, वो एक एंगेजमेंट पार्टनर कितने साल के लिए ऑडिट कर सकता है, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, वो कितने साल के लिए इन्वॉल्व हो सकता है, एंड जो की ऑडिट पार्टनर है, वो कितने साल के लिए लगातार एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट में इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जी। द एंगेजमेंट पार्टनर, जहां पे हम बात कर रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर की, वो बंदा जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। engagement quality review partner or any other key audit partner must not act for a period of more than 7 cumulative years, ठीक है जी। आफ्टर दिस, जो 7 cumulative years हैं, इसको हम कहते हैं टाइम ऑन पीरियड, टाइम ऑन पीरियड। फिर हम डिस्कस करेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड। जब आपका टाइम ऑन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, कूलिंग ऑफ पीरियड गुजारना है, या मतलब आपको ब्रेक लगानी है, बीच में गैप लेकर आना है।
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शोएब जो है एमसीबी का ऑडिट कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, ठीक है। अब ये उनका 7th ईयर है एज एंगेजमेंट पार्टनर। इन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर का रिपोर्ट साइन कर लिया। अब इनका टाइम ऑन पीरियड कंप्लीट। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जब उसका टाइम ऑन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, 5 साल वेट करेगा। मींस अब वो नेक्स्ट 5 साल जो है एंगेजमेंट पार्टनर एमसीबी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है किसी को, बता दें, अदरवाइज मूव ऑन करते हैं। वैसे भी आजकल जल्दी मूव ऑन कर जाना चाहिए, दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। अच्छा जी, सो गुड। अब आपके जो टाइम ऑन पीरियड है वो सारों के लिए 7 इयर्स है, ठीक है। अब जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब 7 साल पूरे करने के बाद कितने साल की ब्रेक लेनी है, बीच में गैप लेना है, वो तीनों पार्टनर्स के लिए डिफरेंट है। तीनों पार्टनर्स के लिए डिफरेंट है। जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करता रहा है 5 साल लगातार, वो क्या करेगा, वो 5 7 साल, सॉरी, जो लगातार रिपोर्ट साइन करता रहा है, वो 5 साल वेट करेगा एंड फिर 6 साल का ऑडिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो 7th ईयर था 2023 था, अब आप 2024 का ऑडिट नहीं कर सकते एज एंगेजमेंट पार्टनर, 2025 का नहीं कर सकते, 2026 का नहीं कर सकते, 2027 का नहीं कर सकते, 2028 का भी नहीं कर सकते। तो आप जाके फिर एज एंगेजमेंट पार्टनर 2029 का ऑडिट कर सकते हैं उस क्लाइंट का। ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू पार्टनर है, वो 3 साल का कूलिंग ऑफ गुजारेगा, गैप गुजारेगा। अंडरस्टूड जी? तो ये आपका यहाँ पर 3 साल का गैप आएगा। जो आपका की ऑडिट पार्टनर है, वो 2 साल के गैप के बाद दोबारा सेम क्लाइंट का की ऑडिट पार्टनर अपॉइंट हो सकता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे कुछ और फर्दर कंडीशन है, कुछ गाइडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं कोड ऑफ एथिक्स की। वो क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड द इंडिविजुअल शेल नॉट, चाहे वो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, चाहे आपका वो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू पार्टनर है, चाहे वो आपका की ऑडिट पार्टनर है। सर, एक एंगेजमेंट पार्टनर टाइम ऑन पीरियड के बाद कूलिंग पीरियड में की ऑडिट पार्टनर बन सकता है। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं ना, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड इंडिविजुअल शैल नॉट, उसमें आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं। shall not, the during the cooling off period an individual shall not be an engagement team member, एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं बन सकता। अंडरस्टूड जी? ना आपका वो की और वो बन सकते हैं, ना आपके कोर टीम मेंबर बन सकता है। shall not consult with the engagement team or client, अगर आप की और पार्टनर बनोगे तो आपने किसको एडवाइस करना है? न्यू एंगेजमेंट पार्टनर को एडवाइस करना है ना, जहां आपको मना कर रहा है। अंडरस्टूड जी? मतलब आप ना आप की ऑडिट पार्टनर बन सकते हो उस क्लाइंट का, ना आप उस क्लाइंट का क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर बन सकते हो। मतलब अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर है वो 7 साल, तो अगले 5 साल तक आपने उस क्लाइंट के करीब भी नहीं भटकना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल गया। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर और प्रोवाइड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज टू द ऑडिट क्लाइंट, शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो बंदा एंगेज, वो जो भी क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है, चाहे वो की ऑडिट पार्टनर है, चाहे वो एंगेजमेंट पार्टनर है, अपने कूलिंग पीरियड के दौरान वो पर्सन उस क्लाइंट के करीब तक नहीं जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। अंडर shall not undertake any role which would require significant interaction with the senior management or directly influence the outcome of the audit। ऑल अंडरस्टूड जी? कोई मसला मसाइल? जी नेक्स्ट वन, इन एक्सेप्शनल सर नो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस a key audit partner may be permitted to serve a 1 year extension। की ऑडिट पार्टनर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इफ कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑडिट क्वालिटी, ये जो एक्सेप्शन है किसको दी जा रही है? ये एक्सेप्शन दी जा रही है सिर्फ की ऑडिट पार्टनर को, नॉट एंगेजमेंट पार्टनर, इस सिचुएशन के अंदर। जी, इफ एन ऑडिट क्लाइंट बिकम्स ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ये जो आपके रेलेवेंट बॉडी होती है कंट्री की, जो आपकी मतलब कंपनी को रेगुलेट कर रही होती है, वो क्या करती है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को मेंशन करती है कि मतलब मेरे मुताबिक इस जुरिस्डिक्शन के अंदर ये जो कंपनीज हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं। जैसे कि पाकिस्तान में शुगर सेक्टर पूरा इमरान खान के दौर में इनको एज ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिस्क्लोज किया।
में इंक्लूड किया गया था बैक इन 2018 2019। अंडरस्टूड इट? 19 और 20 आई बिलीव, 19 और 20। तो हालांकि शुगर इंडस्ट्री में से बहुत सारी कंपनीज आपकी लिस्टेड नहीं है, बट अनलिस्टेड भी आपकी किस में फॉल कर रही है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में फॉल कर रही है। जो एंटिटी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में फॉल कर जाएगी, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? इफ एन ऑडिट क्लाइंट बिकम्स ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, द लेंथ ऑफ टाइम सर्व्ड एज ए की ऑडिट पार्टनर बिफोर द क्लाइंट बिकेम ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी इज टेकन इनटू अकाउंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप, मिस्टर अली, कंपनी ए का की ऑडिट पार्टनर था, की ऑडिट पार्टनर 2018 में भी रहा है, 2019 में भी रहा है, 2020 में भी रहा है, 2021 में भी रहा है, 2022 में भी रहा है, 2023 में भी रहा है, 18 19 20 21 22 23 एंड सॉरी 17 से कर लेते हैं लगातार। अब 2021 में वो कंपनी बन गई है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। आपको यहां पर आइडियली क्या करना चाहिए? आप बोलो कि जनाब क्योंकि 2021 के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बनी है, इसीलिए 2021 2022 2023 तो 3 साल हुए मुझे की ऑडिटर पार्टनर बनते हुए। बट कोड ऑफ एथिक्स क्या कह रहा है? अगर दरमियान में किसी पॉइंट पे एक कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बन रही है, तो जो उससे पहले आपने इकट्ठा टाइम सर्व किया होगा वो भी आपका काउंट होगा। तो यहाँ पर 2023 के बाद मिस्टर अली इस कंपनी का अगले 2 सालों के लिए की ऑडिट पार्टनर नहीं बन सकता। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर होगी जी? जी बेहतरीन। इफ ए key audit partner was a key audit partner on that engagement at a different firm, the length of the time served at the prior firm should be taken into account। अच्छा जी। अब जो है, क्या कहते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान में कुछ फॉर्म्स में कुछ डेवलपमेंट्स पीछे हुई थी 2022-23 के अंदर। ईवै के काफी सारे पार्टनर्स छोड़ के डिफरेंट फॉर्म्स में गए थे। डिलॉयट के पार्टनर बहुत सारे छोड़ के डिफरेंट फॉर्म्स में गए थे, साथ कुछ क्लाइंट्स भी लेकर गए थे, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट, एक पार्टनर था ईवै लाहौर का, वो छोड़ के गया था बीडीओ लाहौर के अंदर आई बिलीव, या बीडीओ लाहौर या कराची में छोड़ के गया था, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अगर वो ईवै में कुछ क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहा था, उसका वो एंगेजमेंट पार्टनर था, जो की ऑडिट पार्टनर था, एंड उसने क्या किया है, अब जब वीवा वीवा से डिलाइट क्या किधर गया है आपका, वो वीडियो में गया है, तो अगर वो क्लाइंट साथ लेकर गया है, अब इस साल भी क्या पार्टनर चेंज नहीं हुआ, हालांकि फर्म चेंज हो गई है। जहां पे वो ये कह रहा है कि अगर फर्म चेंज होने की वजह से आप जो पहले आप एक फर्म में थे, वो क्लाइंट वहां पे था, आप उसके की ऑडिट पार्टनर थे, अब आप दूसरी फर्म में आ गए एंड आपका क्लाइंट वहां पर आ गया, एंड आप अब भी उसके की ऑडिट पार्टनर है इस साल भी, तो आपने पिछले साल सारे भी काउंट करने जो आप लगातार लगा के आ रहे हो। अंडरस्टूड? बात क्लियर है जी? अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं कि जो की ऑडिट पार्टनर है वो टॉप पे है, ठीक है। तो की ऑडिट पार्टनर में आपका, आप एंगेजमेंट पार्टनर भी हो सकते हो, आप अदर भी हो सकते हो। अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर हो तो आप चले जाओगे 5 साल वालों के अंदर, ठीक है। अगर आप जो है अदर में आते हो, फिर आप 2 साल में, 2 साल के आप बैन हो जाओगे। अच्छा जी। एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी may provide an audit firm with an exemption from partner rotation if the firm does not have sufficient people with the necessary knowledge and experience to enable partner rotation। मतलब उस कंट्री के अंदर जो फॉर्म्स की शॉर्टेज है, कंपिटेंट पर्सन की शॉर्टेज है, तो उस केस में वो रेलेवेंट जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको वो क्या कर सकते हैं, उस उससे वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपके पास, कोई मसला मसाइल, कोई कंफ्यूजन? जी ऑल क्लियर, माशाल्लाह, गुड। जी नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आपका है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो आपको कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर या क्लोज मेंबर क्लाइंट पे डायरेक्टर बैठा हुआ है, या ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, या समहाउ मतलब उसको कोई कंट्रोल है, तो तब जो है आपने क्या करना है, ये सारा कुछ सेम है जो हमने पीछे डिस्कस किया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। आप क्या करोगे, अगर वो बंदा आपका जो है पर्सन, वो टीम मेंबर, आप उसको रिमूव कर दोगे टीम में से,
अगर आप रिमूव नहीं कर पाते समहाउ, तो आप फिर क्या करोगे, उसके ऊपर आप जो है थर्ड पार्टी रिव्यू करवा करवा लोगे। अंडरस्टूड जी। दिस इज सेम थिंग जो हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं, मतलब आप पढ़ना है आपने इसको, कोई क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मतलब इसमें कुछ नई चीज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। बस वहां पर पार्टनर थे, लॉन्ग एसोसिएशन थी, आप पुराना क्लाइंट था, जहां पर आपके ऑडिट टीम मेंबर में से कोई किसी का इमीडिएट फैमिली मेंबर या क्लोज फैमिली मेंबर क्लाइंट में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी वहां पर कुछ अच्छी खासी चलती है, जो एफएस को देख रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टूड जी। कोई मसला हो तो वी आई आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, सब कुछ मतलब बेहतरीन है जी। अब यहाँ पर जो है ना रिक्रूटमेंट सर्विस, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, न्यू चीज है, बाकी वो पिछला हमारा रिलेटेड था, हम जो ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं डिटेल के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि कुछ जो कंपनीज होती हैं वो आउटसोर्स करती हैं अपना हायरिंग प्रोसेस। जी जी बिल्कुल, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, एज पर जो हमने पढ़ा है। बाकी मैं ना रेलेवेंट एग्जैक्ट जो कोड ऑफ एथिक्स है, उससे मैं पूछ के ना, उससे मैं सॉरी देख के, जो मतलब पब्लिश कोड ऑफ एथिक्स हैं जो मतलब रेलेवेंट बॉडी के ऊपर अवेलेबल है, आपको मैं रिकन्फर्म कर लूंगा, ये कर दूंगा ये बात, ठीक है। तो कोई हम टाइप एरर भी हो सकती है, आई आई विल रिकन्फर्म यू इन इन द ग्रुप ना। अच्छा जी। अब जो कुछ कंपनीज होती हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट सर्विसेज को आउटसोर्स भी करती हैं। वो कह सकती हैं आपको, आप क्योंकि कंपनी बंदे बैठे हैं, आप फर्म की पार्टनर है, उनको चाहिए एक सीएफओ। तो अब सीईओ को कहाँ पता है कि मतलब जो सीईओ का फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, वो मैकेनिकल का बंदा है, उसने मैकेनिक्स की अपनी कंपनी बनाई है, बट ही नीड्स ए सीएफओ। तो अब उसको टेक्निकल असेसमेंट कैसे करेगा उस बंदे की। तो पॉसिबिलिटी है कि मतलब उसका एक दोस्त है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो उसकी फर्म का कंपनी का ऑडिटर भी है, ठीक है, और एक फर्म का पार्टनर है। वो उसको कह सकता है कि जनाब यार मैं एक बंदा, मैं मुझे चाहिए, एक बंदा ढूंढ दो। तो आप उसकी इंटरव्यू वगैरह करो कि आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, फिर उसके पास कॉम्पिटेंस है, क्या मामला आते हैं। तो आप फिर क्या करोगे, आप उसके इंटरव्यू कर सकते हो, आप इंटरव्यू करोगे, आप उससे नेगोशिएट करोगे, हाँ जी भी क्या मामला आते हैं, कैसा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारा बला बला। तो हमें जो क्या कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि आप सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन उन सर्विसेज में आपने कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं करनी। मतलब क्या, कि आपने सिलेक्ट या डिसलेक्ट नहीं करना, आपने कुछ पर्सन्स के इंटरव्यू करने हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर अपने रिव्यू दोगे, एंड रिव्यू के साथ क्लाइंट को आप लिस्ट शेयर कर दोगे, जनाब इन पर्सन के मैंने इंटरव्यू किए हैं, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली ये पर्सन जो है इन इस पोजीशन के लिए टेक्निकली फिट बैठते हैं। बाकी मैनेजमेंट पे छोड़ दें कि वो किसको फाइनल करती है, फिर कितने पैसे एग्री करने हैं, क्या नेट कैश बेनिफिट्स होंगे, क्या अदर बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, और कुछ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, नेगोशिएशंस हैं, वो सारी जो मैनेजमेंट के काम होते हैं वो मैनेजमेंट खुद करेगी। जो फर्म है उसने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम नहीं करना। अंडरस्टूड। अगर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो तो फिर देन इट इज फाइन, आप दे सकते हो। अगर आप खुद मैनेजमेंट बन के बैठे हो, जो काम मैनेजमेंट को करने चाहिए आप वो कर रहे हो, तो बाद में कोई मसला बनता है, अगर आप ऑडिट करने जाते हो, आप बोलो यार इसने गलत किया हुआ है, कि वो क्या बोलेगा, जनाब आप ही ने फाइनल किया था, आप ही ने पैसे पूरे किए थे, आप ही ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की थी, मतलब वो आप पे आपके ऊपर डाल देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर ना बीच में सेल्फ रिव्यू भी आ जाता है। द फर्म कैन नॉट प्रोवाइड रिक्रूटमेंट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट हु वुड बी इन ए पोजीशन टू एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एफएस। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे को हायर कर रहे हो जी, यहाँ पे वो बना कर रहा है, अगर आप सीएफओ को हायर यहाँ पे नहीं कर सकते, आप एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। अंडरस्टूड जी। कोई क्वेश्चन। जी, एम्प्लॉयमेंट विद द ऑडिट क्लाइंट, इफ यू रिमेंबर हमने सेल्फ इंटरेस्ट में ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर हमने सेल्फ इंटरेस्ट में ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, याद है कि नहीं याद। बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है। हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो ये किया था कि आप ऑडिट करने गए हुए हो, आपको जॉब का ऑप्शन, आपको क्या किया गया, आपको उन्होंने बोला है कि जनाब आप आओ हमारे पास जॉब, आपको जॉब की ऑफर मिलती है। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आप फर्म में थे, एंड अब आप क्लाइंट पे चले गए हो, ठीक है।
तभी आपकी सिमिलरिटी बनेगी ना। आप फर्म में थे, आपके साथ कुलीग्स थे और पार्टनर्स थे। अब आप चले गए उस क्लाइंट के ऊपर एज ए ऑडिट फाइनेंस डायरेक्टर, एज ए सीनियर मैनेजर फाइनेंस, ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर फेमिलियरिटी हो गई है, अब यहाँ पर आप क्लाइंट के एम्प्लॉय बन गए हो। तो उस केस में अब आपकी, आप क्लाइंट के एम्प्लॉय हो, जब आप ही की फर्म से टीम आएगी ऑडिट करने के लिए, आप ऑलरेडी जानते होगे, सलाम दुआ होगी अच्छी खासी, आपने इकट्ठे बैठ के मतलब बहुत सारे पेलम पेले लगाए होंगे क्लाइंट्स के, डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे किए होंगे। ठीक है। तो अब आपको सारा कुछ पता होगा, उसको पता है ये ऑडिट कैसे करते हैं। अंडरस्टूड। फिर आपको आपके साथ ना वो फिर खेल सकता है, एंड आप भी कुछ उसका लिहाज वगैरह करोगे फेमिलियरिटी की वजह से। ठीक है। आप जो है प्रोफेशनली स्केप्टिकल नहीं रह पाओगे। तो उस केस में आपने क्या करना है, हमें यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स गाइड करते हैं। सिचुएशन समझ आ गई कि क्या सिचुएशन है, मतलब क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। फिर सेफ गार्ड कौन से लगाने हैं, कब क्या करना है, वो डिस्कस करते हैं। जी बेहतरीन। इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, familiarity, or intimidation threat may arise where an employee or partner of the firm becomes a director or an employee of audit client in a position to exert significant influence over the FS or other subject matter। ठीक है जी। जहां पर बात हो रही है ना अदर सब्जेक्ट मैटर की, इट मींस कि ये बात हो रही है कि अगर आप ऑडिट के अलावा कोई और असाइनमेंट, कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, बट हमारे केस में हम सिर्फ ऑडिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आपकी फर्म को कोई पार्टनर या एम्प्लॉय क्लाइंट पर या तो डायरेक्टर पर जाके बना बैठा है फाइनेंस के अंदर, या पोजीशन पे बैठा है, या वो किसी ऐसी पोजीशन पे हायर हुआ है, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, जीएम फाइनेंस, मैनेजर फाइनेंस, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर काफी सारा इम्पैक्ट है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी प्रिपरेशन में रिस्पॉन्सिबल है, इन्वॉल्व है। ठीक है। उस केस में द फर्म शुड इंश्योर नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन रिमेन्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड फर्म। लाइक, अगर आप फर्म ने पार्टनर को पैसे देने थे, सारे दे दे पहले, उसके बाद वहां पर जाए। ठीक है। अगर फर्म ने पार्टनर को पैसे देने थे, सारे ले ले, उसके बाद जाए वहां पे। एनीथिंग, कोई अगर आपके पुराने पेंडिंग, कोई आपके उसके साथ कोई चल रही है कमिटमेंट्स हैं, वो सारी आपने पहले क्लियर करनी है, आप वहां पे जाओगे। फिर फर्म ने क्या कंसिडर करना है कि जो आपका वो एम्प्लॉय था जो पहले फर्म में था, वो क्लाइंट में किस पोजीशन पे बैठा है। ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट द पर्सन विल हैव द ऑडिट विद द ऑडिट टीम, मतलब जो बंदा वहां पे बैठा है कि क्या वो क्लाइंट के साथ, हमारी ऑडिट टीम के साथ प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है। आई नो वेरी, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जिन्होंने पहले जो है क्या कहते हैं फाइनेंस में ऑडिट, सीए स्टार्ट किया, सीए किया, सीएफए किया। यू नो वन पर्सन, ही डिड सीए, he took around 9 to 10 distinctions, gold medals and merit certificates. Then he did CFA and he passed CFA with level 1 90 percentile, level 2 90 percentile, level 3 90 percentile। फिर उसने बिग फोर में जॉब की पाकिस्तान में, आई थिंक वो मैनेजर वगैरह पे था। देन ही स्विच्ड हिज होल लाइक डिपार्टमेंट, अब वो मार्केटिंग में है। ही इज हेड ऑफ मार्केटिंग इन लाइक कमर्शियल एंड मार्केटिंग इन अबू धाबी बेस्ड वेरी बिग ग्रुप। ठीक है। मतलब वो था फाइनेंस का, उसने सीएफए किया, उसने ऑडिट किया है, बट वो बाद में किस किस तरह आ गया, वो आ गया मार्केटिंग की तरफ। ही लव्स मार्केटिंग बेसिकली। तो अगर आपका बंदा फर्म छोड़ के क्लाइंट पे गया एंड वो एज हेड ऑफ मार्केटिंग बन बैठा है, तो उसका आपकी ऑडिट टीम्स को लेना देना नहीं है, ना उसका एफएसए को लेना देना है। ठीक है ना। तो उस बंदे के साथ आपका फेमिलियरिटी थ्रेट होगा ही नहीं, या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। बात समझ आ रही है ना आपको। अच्छा जी। नेक्स्ट वन क्या कहता है जी, लेंथ ऑफ टाइम सिंस द इंडिविजुअल वाज मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। अगर एक बंदा 5 साल पहले छोड़ के गया है क्लाइंट पे, आप आज जा रहे हो ऑडिट करने, तो 5 साल पुरानी बात है। ठीक है ना। अब आपकी टीम मेंबर भी चेंज हो गए होंगे, एक आधा बंदा सिमिलर फेमिलियर होगा, ये बहुत मैटर करता है। अगर एक बंदा लास्ट ईयर ऑडिट उसने किया था, 2 महीने पहले छोड़ के गया है, जितने भी बंदे टीम में इस टाइम होंगे, वो सबसे फेमिलियर होगा। यहाँ पे थ्रेट ज्यादा इन्वॉल्व है। द फॉर्मर पोजीशन द इंडिविजुअल विद इन द टीम, क्या प्रीवियसली वो बंदा टीम में किस पोजीशन पे था। अगर वो जूनियर पोजीशन पे था, मसला कोई नहीं है। अगर सीनियर पोजीशन पे था, फिर मसला है। तो फिर क्या, जूनियर उसका एहतराम करेंगे। ठीक है। उसकी मतलब बात को थोड़ा सा कह देंगे, चलो चलें, कोई इंसान कह रहा तो ठीक ठीक ही कह रहे होंगे, ये वाला मामला नहीं होगा। अंडरस्टूड जी। अजय जी, आपका फॉर्मर पार्टनर या ऑडिट टीम मेंबर्स जाए वहां पे, तो तब आपके पास सेफ गार्ड्स कौन से अवेलेबल हैं। आपने अपना ऑडिट प्लान चेंज कर लेना। अगर पार्टनर वहां पे गया हुआ है, उसको पता है फर्म की ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या है, किस अप्रोच से ऑडिट कर रहे होते हैं, तो आपने उस क्लाइंट के लिए अपना ऑडिट प्लान ही चेंज कर लेना है।
असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू द टीम मेंबर्स हु हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस। ठीक है, आप वहां पर उन बंदों को लेकर जाओ जो एक्सपीरियंस्ड हैं और मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकें, एथिकली एंड वेल मैनर्ड रह के, बदमाशी करके नहीं। हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर रिव्यू द वर्क फ्रॉम द ऑडिट टीम मेंबर। अंडरस्टूड जी? जी। पार्टनर ज्वाइनिंग द लिस्टेड क्लाइंट्स एज a director or employee in a position to exert influence over the financial statements। अब जहां पर लिस्टेड कंपनी की बात होती है ना, वो एक एक्सेप्शनल चीज है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहां पर आपका हर लॉ, चाहे वो आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं, चाहे आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे आपके वो लोकल लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, जो भी हिसाब किताब है, जहां पे भी कंपनी लिस्टेड होती है वहां पर रेगुलेशंस बढ़ जाती हैं। पर्पस क्या है? क्योंकि वहां पर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब हम आगे जाके हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, हम बहुत सारी जगहों में पढ़ेंगे हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कुछ एडिशनल काम करने को बोलते हैं, या रिपोर्ट में कुछ एडिशनल चीजें इन्वॉल्व करने के लिए बोलते हैं, जहां पर लिस्टेड कंपनी की बात होती है। जी। Independence is compromised unless, subsequent to the partner ceasing to the key audit partner or senior partner, the client had issued audited financial statements covering a period of not less than 12 months and the partner was not a member of the audit team। अच्छा जी, समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? अब अगर आपका पार्टनर जो है एक लिस्टेड कंपनी में जाके बैठ जाता है एंड वो आपका क्लाइंट है, तो तब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप उस क्लाइंट का ऑडिट तब कर सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट जो लास्ट ऑडिट हो उस ऑडिट के अंदर वो पार्टनर किसी तरह से इन्वॉल्व ना हो, ऑडिट टीम का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना वो की ऑडिट पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, तो तब आप क्या कर सकते हो, तब आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं होगी। अदरवाइज आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। मतलब उस केस में आपने क्या करना है, फिर रिफ्यूज ही करना है और ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। जी। इफ ए सीनियर और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म ज्वाइंस ए लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट, ज्वाइंस ए लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट, independence is compromised unless 12 months have passed since the individual was a senior managing partner। मतलब आप अगर मैं एक फर्म का मैनेजिंग पार्टनर हूं, या मैं की ऑडिट पार्टनर था, मगर मैंने क्लाइंट को ज्वाइन किया है, तो मुझे एटलीस्ट, ठीक है ना, ज्यादा मुझे साल पहले मैनेजिंग पार्टनर की पोस्ट रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, और मुझे क्लाइंट छोड़ देना चाहिए। देन आफ्टर 12 मंथ मैं वहां पे जाता हूँ, तो फिर फर्म का जो क्लाइंट है वो क्लाइंट रहेगा। अदरवाइज जो यहाँ पर क्लाइंट क्या है, मतलब वो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज्ड होगी एंड आप उसके लिए एक साल के लिए ऑडिट आप नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? जी। हमारा आज जो कवर हो गया है, आपका फेमिलियरिटी थ्रेड भी कवर हो गया है। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ठीक है, ये छोटा सा ही है, इतने मसले मसाइल नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो बच जाता है, जो बच जाता है, क्या नाम है उसका, एडवोकेसी थ्रेड बच, एडवोकेसी किधर गया, इधर ही होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, अदरवाइज हम फिर जो है इसको हम एंड करेंगे।